हेलो। 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 हेलो स्टूडेंट्स। तो 11th क्लास के सिलेबस का पहला चैप्टर है ये, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। मतलब यहीं से पूरी फिजिक्स का बेस बनता है। ठीक है। तो ये फर्स्ट चैप्टर जो है, स्केलर्स एंड वेक्टर्स, ये हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। स्केलर्स एंड वेक्टर्स। इस चैप्टर में जो डिस्कस किया जाता है ना, वो एक्चुअली पूरा फिजिक्स में आगे यूज होता है। स्केलर्स और वेक्टर्स को अगर पहले डिफाइन करें, ये हैं क्या। देखो, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है ना, फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब फिजिक्स में जितनी क्वांटिटीज हमें सुनने में आती हैं। फिजिक्स में बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो फिजिक्स में आप लोग पढ़ोगे, जैसे मास होता है, वेट, स्पीड, वेलोसिटी, फोर्स, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये सारे फिजिक्स में मिलने वाले पैरामीटर्स हैं। ठीक है। तो फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज है ना, उनको दो कैटेगरीज में ब्रेक किया जाता है, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो इनकी डेफिनेशन पे जा रहे हैं। स्केलर क्वांटिटी। देखो, स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी है जिसका सिर्फ एक मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होती है। मैग्नीट्यूड का मतलब कि उस क्वांटिटी के साथ ना एक न्यूमेरिकल वैल्यू एसोसिएट कर सकते हैं। एक न्यूमेरिकल वैल्यू एसोसिएट कर सकते हैं, बट उस क्वांटिटी के साथ कोई डायरेक्शन एसोसिएट नहीं कर सकते। ऐसी क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। लिख रहा हूं मैं। इट इज ए क्वांटिटी दैट हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। It is a quantity that has only magnitude and no direction. मैग्नीट्यूड, आई रिपीट, मैग्नीट्यूड का मतलब है इसके साथ कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो एसोसिएट कर सकते हैं, इस क्वांटिटी की कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, उसका मतलब होता है कि मैग्नीट्यूड होना। ठीक है, कुछ एग्जांपल ले रहे हैं ना, एग्जांपल के थ्रू ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। एग्जांपल, एग्जांपल है मास, डिस्टेंस, स्पीड, एटसेट्रा। ठीक है। मास, डिस्टेंस, स्पीड, ये स्केलर क्वांटिटीज हैं। पहले हम वेक्टर क्वांटिटीज की भी बात कर लेते हैं ना, फिर कंपेयर जब करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि ये मास, डिस्टेंस, स्पीड जो हैं ये सारे स्केलर क्यों हैं। वेक्टर क्वांटिटी। वैसे अगर हम इनकी बात करें, चलो, मास, डिस्टेंस, स्पीड। मास का मतलब क्या है? मास का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ ए सब्सटेंस। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ ए सब्सटेंस। जैसे अब ये मेरे हाथ में एक डस्टर है, ठीक है, इसका मास है लेट अस से 400 ग्राम। इसका मास 400 ग्राम है। तो 400 ग्राम की कोई डायरेक्शन थोड़ी है। 400 ग्राम का मतलब है हमने इसके साथ एक न्यूमेरिकल वैल्यू एसोसिएट कर दी कि इस ऑब्जेक्ट का मास 400 ग्राम है। 400 ग्राम का कोई डायरेक्शन थोड़ी है। तो सिर्फ इसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, 400 ग्राम। तो ऐसी क्वांटिटी होती है स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस, अगर ये बोला जाए कि हम व्हीकल से कहीं जा रहे हैं, हमने व्हीकल स्टार्ट किया, व्हीकल स्टार्ट करके 1 किलोमीटर दूर चले गए। ठीक है, 1 किलोमीटर दूर चले गए, ये नहीं बताया किस तरफ गए हैं। ठीक है, डायरेक्शन नहीं बताई किस तरफ गए हैं, बस ये बोल दिया कि व्हीकल स्टार्ट किया, 1 किलोमीटर दूर चले गए। तो ये जो 1 किलोमीटर होगा ये डिस्टेंस होगा। अब स्पीड, मान लो हमारा ऑब्जेक्ट, जो हमारा व्हीकल है, व्हीकल मूव कर रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, हमारा व्हीकल 40 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है। डायरेक्शन नहीं बताई है कि किस तरफ मूव कर रहा है, बस ये बोल दिया 40 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये जो 40 किलोमीटर पर आवर रेट है ना, ये बेसिकली स्पीड हो जाएगी। ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटीज का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू इनके साथ एसोसिएट करते हैं, डायरेक्शन एसोसिएट नहीं करते हैं।
vector quantities. It is a quantity that has magnitude as well as direction. एग्जाम्पल, अब देखो, एग्जाम्पल ना थोड़ा ठीक से कंपैरिजन समझने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, यहाँ जो एग्जाम्पल स्केलर्स के लिए दिए हैं ना, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एग्जाम्पल्स वेक्टर्स के लिए, वेक्टर्स के कैटेगरी में ले लेंगे। जिस तरीके से मास एक स्केलर क्वांटिटी है, शायद आपको पता होगा कि जैसे मास एक स्केलर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्या है। ठीक है, मास अगर स्केलर है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर क्वांटिटी क्या है, बताओ। हाँ, एक मिनट जरा, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। मास अगर स्केलर क्वांटिटी है ना, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर जो है वो वेट है, वेट। और फिर डिस्टेंस अगर स्केलर क्वांटिटी है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट। स्पीड अगर स्केलर क्वांटिटी है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी। अब जैसे मास और वेट को आपस में कंपेयर करें, मास स्केलर है, वेट वेक्टर है, किस तरीके से हुआ। अ, अच्छा, मास की तो हमने बात कर ली ना, ऑब्जेक्ट का मास। वेट की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट के वेट की डायरेक्शन, या कुछ एग्जांपल लें। जैसे ये अर्थ है, दिस इज अर्थ। अर्थ के ऊपर एक ऑब्जेक्ट, अर्थ के सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का मास है 2 kg। अब देखो, अगर हम सिर्फ मास की बात करें, इसका मास होगा 2 kg। ठीक है, अगर इसके वेट की बात करें, वेट तो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, मतलब वेट को हमने यहाँ वेक्टर की कैटेगरी में लिख दिया है ना। वेट का मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन भी होगी। तो वैसे इस 2 kg ऑब्जेक्ट का जो वेट है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन, अर्थ इज पुलिंग एवरीथिंग टूवर्ड्स इट्स सेंटर। अर्थ हर चीज को अपने सेंटर की तरफ खींच रही है। तो इसका जो वेट है ना, वो अर्थ के सेंटर की तरफ है। और वेट जो होता है ऑब्जेक्ट का, वो m×g लिखते हैं। मतलब बच्चों को जनरली पता ही होता है वेट के बारे, 11th के बच्चों को मालूम होता है। तो ऑब्जेक्ट का वेट जो होता है वो mg होता है। मतलब ऑब्जेक्ट के मास को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दें तो ऑब्जेक्ट का वेट आ जाता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का वेट mg, और mg की तो डायरेक्शन है टूवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ लग रहा है ना, इसलिए मास तो ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट में क्वांटिटी कितनी है, 2 kg इसका मास है। वेट प्रॉपरली डायरेक्शन बताता है। ठीक है, इसका वेट अर्थ के सेंटर की तरफ है, इसलिए अगर मास एक स्केलर क्वांटिटी है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेट है ना, वो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। हमें एक इंफॉर्मेशन दी गई कि कोई ऑब्जेक्ट 1 किलोमीटर ट्रेवल किया, मतलब हम एक व्हीकल में बैठे, व्हीकल का यूज करके हम 1 किलोमीटर ट्रेवल किए। ठीक है, डायरेक्शन नहीं बताई किस तरफ गए, तो ये 1 किलोमीटर ना डिस्टेंस कहलाएगा। बट अगर ये बोल दें कि व्हीकल में बैठ के हम 1 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ गए हैं, व्हीकल में बैठ के हम 1 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन गए हैं, तो वो फिर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, वेक्टर हो जाएगा। ऐसे ही व्हीकल के बारे बोला जा रहा है, व्हीकल इज रनिंग एट 40 किलोमीटर पर आवर, डायरेक्शन नहीं बताई, तो ये 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाएगा। बट अगर बोलें व्हीकल इज मूविंग एट 40 किलो एट रेट 40 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स ईस्ट, टूवर्ड्स ईस्ट जा रहा है, तो वो 40 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स ईस्ट जो है ना, वो वेलोसिटी हो जाता है। ठीक है, तो ये तो बेसिक्स हैं कि स्केलर और वेक्टर में क्या फ़र्क है, उनके एग्जाम्पल। अब प्रॉपरली ये जो वेक्टर क्वांटिटी है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इन डिटेल्स में अब हम जा रहे हैं। ठीक है। हाँ, तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं एक्स वाई और जेड एक्सेस का। ठीक है, कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स वाई एंड जेड एक्सेस। कंसीडर ए 3D
कोऑर्डिनेट सिस्टम, कंसीडर ए 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऑर्थोगोनल सिस्टम, ऑर्थोगोनल सिस्टम। ये ऑर्थोगोनल क्या होता है ये अभी हम डिस्कस करेंगे। 3D तो पता होगा ना, 3D मतलब थ्री डायमेंशनल। थ्री डायमेंशनल में क्या होता है, तीन एक्सेस होते हैं, एक एक्स एक्सेस होता है, एक वाई एक्सेस, और तीसरा होता है जेड एक्सेस। उसे 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। हाँ, तो ये एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, और एक्स और वाई एक्सेस अगर ये बोर्ड के प्लेन में है ना, तो जेड एक्सिस आउट ऑफ प्लेन आ रहा होता है। मतलब जेड एक्सिस जो है एक्स और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर, दोनों के ही परपेंडिकुलर होता है, और वो जेड एक्सिस इस केस में आउट ऑफ प्लेन आ रहा है ऐसे। ठीक है, वो आउट ऑफ प्लेन यूं निकल रहा है। मगर अब ये अगर एरो है तो इसको बोर्ड पे तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते। मतलब आप लोग कॉपी में ड्रॉ कर रहे होगे, पेज पे थोड़ी ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम उसको ऐसे थोड़ा टेढ़ा दिखा देते हैं ऐसे, जेड एक्सिस ऐसे। ठीक है, बट रियलिटी में एक्स और वाई एक्सिस इसी प्लेन में होंगे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और जेड एक्सिस इस प्लेन के ऐसे बाहर की तरफ आ रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम को थ्री डी कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। थ्री डी क्यों? क्योंकि थ्री डायमेंशंस है। थ्री डायमेंशंस है, एक्स एक्सिस लिया, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीन एक्सिस हो गए ना। दैट्स वाई थ्री डी कोऑर्डिनेट सिस्टम बोला जाता है। वाई इज इट कॉल्ड ऑर्थोगोनल सिस्टम? ऑर्थोगोनल का मतलब होता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना। ऑर्थोगोनल मींस म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देखो एक्स वाई और जेड एक्सिस जो है ना, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब एनी टू ऑफ देम आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक्स और वाई एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, वाई और जेड म्यूचुअली परपेंडिकुलर, जेड और एक्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ऐसे सिस्टम को ऑर्थोगोनल सिस्टम कहते हैं जिसमें कोई भी दो एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, अच्छा, इस थ्री डी कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई पॉइंट ले रहे हैं, कोई पॉइंट ले रहे हैं, ये ले लिया P, A कॉमा बी कॉमा सी। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं A कॉमा बी कॉमा सी। अब ये कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है? पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स A कॉमा बी कॉमा सी, इसका क्या मतलब है कि पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट A है, पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट B, और z कोऑर्डिनेट C। इसका मीनिंग ये होता है कि अगर हम ओरिजिन से स्टार्ट करके, ये ओरिजिन है ना, ओरिजिन O, ओरिजिन से स्टार्ट करके अगर पॉइंट P तक जाना चाहते हैं ना, तो हमें एक्स एक्सिस के अलोंग ए यूनिट्स ट्रेवल करना पड़ेगा। एक्स एक्सिस के अलोंग ए यूनिट्स, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग 1 2 3 4 5 ऐसे ए यूनिट्स। ए का मतलब अगर मान लो 5 है, ए अगर 5 है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग हम 5 यूनिट्स ट्रेवल करेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर वाई एक्सिस के अलोंग बी यूनिट्स, बी मान लो अगर 6 है, मान रहे हैं बी की वैल्यू 6 है, तो यहाँ से अब वाई एक्सिस के पैरेलल 6 यूनिट्स जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। जेड कोऑर्डिनेट इसका सी है, लेट अस से सी इज 4, एग्जांपल ले रहे हैं, लेट अस से सी इज 4। तो यहाँ तक पहुंचे ना, ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग ए यूनिट्स गए, फिर वाई एक्सिस के पैरेलल बी यूनिट्स, फिर जेड एक्सिस के पैरेलल सी यूनिट्स आएंगे। अगर सी 4 है तो यहाँ से अब हम प्लेन के बाहर आएंगे, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ कोई पॉइंट आ गया 3D में, ये पॉइंट होगा P, ये पॉइंट है P। ठीक है, तो किसी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स का ये मतलब होता है, A कॉमा बी कॉमा सी का मतलब ये होता है। वैसे टॉपिक तो वेक्टर चल रहा है, तो अब इसमें वेक्टर क्या है? अगर हम O से लेके P तक एक एरो बना दें ना, O से लेके P तक एक एरो बना दें, ठीक है, O से P तक मैंने एक एरो बना दी है, और इसको लिख दिया OP। इसको लिख दिया OP क्योंकि O से P की तरफ है। इसके ऊपर एक एरो का साइन बना दिया, इसको कहते हैं वेक्टर। ये कहलाएगा ओपी वेक्टर। ओपी वेक्टर मतलब ये पॉइंट ओ से पॉइंट पी की तरफ जा रहा है, ये वेक्टर ओपी वेक्टर। मैं लिख रहा हूं, अभी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो फॉर ए पॉइंट पी, ए कॉमा बी कॉमा सी, वी कैन राइट वेक्टर ओपी इक्वल टू, इस वेक्टर ओपी की एक वैल्यू लिख सकते हैं। इस वेक्टर ओपी की क्या वैल्यू है? देखो, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स तो ये है ना, ए कॉमा बी कॉमा सी। इसके ओपी वेक्टर हम लोग कैसे लिखते हैं? उसको ऐसे लिखा जाता है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप।
पहले मैंने ये आई बनाया, आई, आई के ऊपर एक कैप लगा दी, ठीक है, आई लिखा, इसके ऊपर एक कैप बना दी। फिर बी के साथ जे लिखा, जे के ऊपर एक कैप बना दी है। सी के साथ के लिखा, के ऊपर भी एक कैप बना दी है। अब ये होते क्या है, ये आई कैप जे कैप के कैप क्या है? आ, ये जो आई कैप जे कैप के कैप है ना, एक्स एक्सिस के अलोंग, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग आई कैप होता है, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप होता है, जेड एक्सिस के अलोंग के कैप होता है। इनको कहते हैं यूनिट वेक्टर्स। आई कैप जे कैप के कैप जो है ना, ये एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर्स होते हैं। यूनिट वेक्टर क्या बताता है? यूनिट वेक्टर बताता है कि किसी एक डायरेक्शन में हमने वन डिस्टेंस कवर की है। यूनिट वेक्टर ये बताता है कि किसी एक डायरेक्शन में हमने वन डिस्टेंस कवर की है, यूनिट डिस्टेंस कवर की है। ये मैं लिख रहा हूँ, हेयर आई कैप यूनिट वेक्टर along x axis, j cap यूनिट वेक्टर along y axis, और जो k कैप है ना, k कैप यूनिट वेक्टर along z axis। ये यूनिट वेक्टर होते हैं। I कैप इज यूनिट वेक्टर along x axis, j कैप along y axis, k कैप along z axis। ये यूनिट वेक्टर क्या होते हैं? देखो, यूनिट वेक्टर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में यूनिट डिस्टेंस बताता है। तो आई कैप का मतलब है एक्स एक्सिस के अलोंग वन डिस्टेंस कवर किया है। जे कैप का मतलब है जेड एक्सिस के, सॉरी, जे कैप का मतलब वाई एक्सिस के अलोंग या वाई एक्सिस के पैरेलल वन डिस्टेंस कवर किया है। के कैप का मतलब है कि जेड एक्सिस के अलोंग या जेड एक्सिस के पैरेलल वन डिस्टेंस कवर किया। अब आप देखो जरा, ये वेक्टर ओपी वेक्टर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, इसका मतलब क्या है? ये जो ए आई कैप है ना, ये ए आई कैप क्या बता रहा है कि हम एक्स एक्सिस के अलोंग ए यूनिट्स गए। तो यही तो किया था, पॉइंट पी पे पहुंचने के लिए हमने क्या किया? एक्स एक्सिस के अलोंग ए यूनिट्स डिस्टेंस कवर किया, फिर वाई एक्सिस के पैरेलल बी यूनिट डिस्टेंस कवर किया, फिर जेड एक्सिस के पैरेलल सी यूनिट डिस्टेंस कवर किया। तो वही तो बता रहा है ये वेक्टर ए आई कैप। ए आई कैप मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग ए यूनिट्स कवर किया, प्लस बीजे कैप, उसके बाद वाई एक्सिस के पैरेलल बी यूनिट डिस्टेंस कवर किया, फिर सी के कैप जेड एक्सिस के पैरेलल सी यूनिट्स डिस्टेंस कवर किया, इधर आ गए, इधर पहुंच गए। अब देखो, ये वेक्टर जो ओपी वेक्टर है ना, मैंने तो बोर्ड पे बना दिया, बोर्ड के प्लेन में नहीं है ये ओपी वेक्टर यूं टेढ़ा होगा, थ्री डी में होगा। ये ओपी वेक्टर ऐसे टेढ़ा होगा, ओ से पी की तरफ होगा, ऐसे थ्री डी में होगा ये वेक्टर, थ्री डायमेंशंस में। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी वेक्टर को लिखते हैं। ये ऊपर ये जो एरो का साइन है ना, ऊपर ये एरो का साइन बताता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, और ओपी बताता है कि इसकी डायरेक्शन ओ से पी की तरफ है। अच्छा, क्या आपको पता है, क्या आपको पता है ये जो वेक्टर ओपी है, इसको कहते क्या है? मतलब इसका एक पर्टिकुलर नाम होता है। नोट, वेक्टर ओपी इज कॉल्ड, हाँ, एनी आइडिया? ओपी वेक्टर को कहते क्या है? मतलब वेक्टर्स के कुछ नाम भी होते हैं, मतलब वेक्टर्स जो हैं अलग अलग टाइप के होते हैं। ये जो ओपी वेक्टर होता है ना, ऐसे वेक्टर को ऐसे वेक्टर को कहते हैं पोजीशन वेक्टर। इसको कहते हैं पोजीशन वेक्टर। ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। वेक्टर ओपी इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी मतलब पॉइंट पी की पोजीशन को इंडिकेट करता है ये, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। पोजीशन वेक्टर का मतलब ऐसा वेक्टर जो किसी पॉइंट की पोजीशन बताता हो। तो ये वेक्टर पोजीशन ही तो बता रहा है। ये वेक्टर ओ से लेके पी की तरफ जा रहा है, पी की पोजीशन क्या है देखो, पी का पोजीशन वेक्टर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। कहने का ये मतलब है कि पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स होंगे ए कॉमा बी कॉमा सी। तो ऐसा वेक्टर लिख के हम किसी पॉइंट की पोजीशन ही तो इंडिकेट कर रहे हैं, इसलिए ऐसे वेक्टर को पोजीशन वेक्टर कहते हैं। ठीक है, आगे चल रहे हैं। अब एक जनरल वेक्टर ले रहे हैं, एक जनरल वेक्टर, और थोड़ा वेक्टर्स के और थोड़ा डिटेल्स की तरफ जा रहे हैं। नाउ कंसीडर ए जनरल वेक्टर
ए। ठीक है, जनरल वेक्टर मतलब कोई भी ऐसे वेक्टर लिया जिसका इस्तेमाल करके कुछ कुछ चीजें समझनी है हमने। ठीक है, हाँ। नाउ कंसीडर ए जनरल वेक्टर ए वेक्टर। ये ए वेक्टर इज A1 I, ये एग्जांपल ले रहे हैं। A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप। ये कोई जनरल वेक्टर ले लिया है। तो ये ऐसे कोई वेक्टर, ये एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, ये कोई वेक्टर है ऐसे, ए वेक्टर। ठीक है, ये कोई वेक्टर है। A1 I कैप प्लस A2, यानी कि ये वेक्टर अगर हम लिख रहे हैं, इसका मतलब ये वेक्टर ना ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, कहाँ तक जा रहा है, ये उस पॉइंट तक जा रहा है जिसके कोऑर्डिनेट्स A1 A2 A3 हैं। ठीक है, जिस पॉइंट तक जा रहा है ना, उसके कोऑर्डिनेट्स A1 A2 A3 हैं। ठीक है, और ऐसे केस में एक और छोटी सी बात बता रहा हूँ। जब हम वेक्टर यूं बनाते हैं ना, जैसे अगर ये O है, इसको अभी भी मैं चलो P बोल दूं, या देखो पॉइंट की नेमिंग में कोई ऐसा रूल नहीं है, ये ऊपर वाला पॉइंट P था ना, इसको बोल दिया Q, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है। हाँ, तो जब हम कोई वेक्टर ड्रॉ करते हैं ना, जहां से वेक्टर शुरू होता है, जहां से वेक्टर शुरू होता है उसको कहते हैं टेल ऑफ वेक्टर। इसको कहते हैं टेल ऑफ वेक्टर, और जहां तक वेक्टर पहुंचता है ना, इस एंड को बोलते हैं हेड ऑफ वेक्टर। ये लिख देता हूं, पॉइंट ओ, टेल ऑफ वेक्टर। पॉइंट ओ जो है ना, वो टेल ऑफ वेक्टर है। पॉइंट क्यू हेड ऑफ वेक्टर, वो वेक्टर का हेड है। ठीक है, हाँ। तो बात क्या चल रही थी, बात ये चल रही थी, कंसीडर ए जनरल वेक्टर A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप, यानी ये वेक्टर ओरिजिन O से A1 A2 A3 इस कोऑर्डिनेट्स वाले एंड को कनेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। एक क्वांटिटी होती है जिसको कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज डिनोटेड बाय, ये ऐसे होता है देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं, वेक्टर का सिंबल बनाते हैं। ठीक है, वेक्टर का सिंबल बना के ना, दोनों तरफ यूं वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर देते हैं। दोनों तरफ वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर दी, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंडिकेट करता है। और मैग्नीट्यूड ऐसे भी लिखते हैं देखो, ए लिखा, ए के ऊपर अगर हम एरो बना देते, ए के ऊपर एरो बना देते, ये ए वेक्टर हो जाता है। एरो ना बनाए ना, तो ये मैग्नीट्यूड ही इंडिकेट करता है। ठीक है, सिंपली ए लिख दें तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कहलाता है। हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर दिस इज दिस। तो फार्मूला, एक फार्मूला है, किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ना, उसका ये फार्मूला होता है। देखो, इस वेक्टर में जो I कैप J कैप और K कैप के कॉफिशेंट हैं, उनको रूट के अंदर रख के स्क्वायर और ऐड कर देते हैं ऐसे। ये किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फार्मूला है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। वैसे ये मैग्नीट्यूड होता क्या है? ठीक है, मैग्नीट्यूड है क्या, ये वेक्टर का जो पूरा एरो होता है ना, इनिशियल से लेके फाइनल पॉइंट तक, उसकी लेंथ होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर वेक्टर के इनिशियल एंड से फाइनल एंड तक का डिस्टेंस होता है, या इसको कह सकते हैं इट इज डिस्टेंस बिटवीन टेल एंड हेड ऑफ वेक्टर। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज डिस्टेंस बिटवीन टेल एंड हेड ऑफ वेक्टर। ये लिख रहा हूं मैं, mod A is distance between tail and head of vector। ठीक है, टेल एंड हेड ऑफ वेक्टर। अब अगर ये सोचें कि ये फार्मूला कैसे आया, ठीक है, मैग्नीट्यूड का ये फार्मूला कैसे आया, इसका जो प्रूफ है ना, इसका प्रूफ एक्चुअली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता है। मतलब जो मैथ्स में जो आपको पता होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें एक डिस्टेंस फार्मूला होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। वो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स से ये फार्मूला आता है, डिस्कस कर रहे हैं।
हाँ देखो, इसका प्रूफ इसका प्रूफ ये है, जैसे ये आपको छोटी क्लासेस से पता होगा। कोई एक्स वाई प्लेन है, मतलब एक्स और वाई एक्सेस, तो इसके अंदर ना कोई भी दो पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट है P1 जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1। दूसरा कोई पॉइंट P2 जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। ठीक है, ये दो पॉइंट्स हैं। तो एक फार्मूला होता है P1 से लेके P2 तक का डिस्टेंस का फार्मूला। ठीक है, तो ये है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स P1 एंड P2 इज, ये आपको पता होगा, अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ये होता है। ठीक है, अब इस फार्मूले में ना, इस फार्मूले में ये जो दोनों पॉइंट है एक्स वाई प्लेन में है। एक्स वाई प्लेन मतलब इन दोनों पॉइंट्स का बस एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, जेड कोऑर्डिनेट नहीं है। बट अगर कोई ऐसे पॉइंट्स हो जिनका जेड कोऑर्डिनेट भी हो, ठीक है, अगर पॉइंट्स का जेड कोऑर्डिनेट भी है, तो दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस हो जाता है ना, इफ ऑल थ्री coordinates are given, then distance P1 P2, उसमें क्या हो जाता है, जैसे इसमें x1 x2 और y1 y2 है ना, बस उसमें z1 और z2 भी आ जाते हैं। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो फिर वैसे डिस्कशन तो ये चल रहा था कि इसको प्रूव करना है, तो इसके फाइनल प्रूफ पे जाएं तो उसके लिए हम ये लिखेंगे, हेंस इन अबव केस, ये जो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, अब आप देखो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, उसके टेल और हेड के बीच का डिस्टेंस है। हेड के कोऑर्डिनेट्स हैं A1 A2 A3। टेल तो है ही ओरिजिन, टेल तो ओरिजिन है जिसके कोऑर्डिनेट 0, 0, 0। तो हेड और टेल के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो A1 - 0 का होल स्क्वायर, A2 - 0 का होल स्क्वायर, A3 - 0 का होल स्क्वायर, यानी x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, z2 - z1 का होल स्क्वायर। ये बन चुका है वो फार्मूला। ये वो जो डायरेक्ट फार्मूला अभी लिख दिया था ना मैग्नीट्यूड का, वो फार्मूला आ गया। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इस तरीके से निकलता है, मॉड ए इज रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। ठीक है, आगे चल रहे हैं। मैग्नीट्यूड के बेस पे ना, मैग्नीट्यूड के बेस पे कुछ एक दो स्पेशल तरीके के वेक्टर्स होते हैं, उनका डिस्कशन कर रहे हैं। एक स्पेशल टाइप का वेक्टर होता है जिसको कहते हैं यूनिट वेक्टर। वेक्टर ए इज कॉल्ड ए यूनिट वेक्टर इफ, वेक्टर ए इज कॉल्ड ए यूनिट वेक्टर इफ, वेक्टर ए यूनिट वेक्टर होता है, पता है कब? यूनिट का मतलब वन होता है ना, तो एक वेक्टर यूनिट वेक्टर तब होता है जब उसका मैग्नीट्यूड वन हो जाए। ठीक है, वेक्टर ए इज कॉल्ड ए यूनिट वेक्टर इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज वन। एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर वन हो ना, तो उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। ठीक है, और एक और वेक्टर, वे, एक मिनट, हाँ चलो, वेक्टर ए इज कॉल्ड नल वेक्टर। वेक्टर ए इज कॉल्ड नल वेक्टर इफ, नल वेक्टर, देखो नल का मतलब क्या होता है, नल का मतलब है कुछ भी नहीं है। नल का मतलब है कुछ भी नहीं है या वैल्यू जीरो है। तो नल वेक्टर कौन सा होता है? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है ना, तो उसको नल वेक्टर कहते हैं। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, दैट इज कॉल्ड नल वेक्टर। एक एग्जांपल लें, ये नल वेक्टर का कोई एग्जांपल सोचते हैं। एग्जांपल ऑफ नल वेक्टर,
एग्जाम्पल ऑफ नल वेक्टर। सोचो जरा किसी नल वेक्टर का एग्जाम्पल। देखो हम नल वेक्टर का मतलब क्या है कि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो हो। तो ऐसा करें, अगर A1 A2 A3 अगर तीनों को ही जीरो कर दें, A1 A2 A3 तीनों ही को ही जीरो कर दें, तो मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर जीरो हो जाएगा। इन तीनों को जीरो कर दें, वो तो फिर वेक्टर जो होगा जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप होगा। तो वो पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन होगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन देखो, हमने एक जनरल पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर लिखा था थोड़ी देर पहले। अगर उसी तरीके से ओरिजिन का पोजीशन वेक्टर लिख दें, तो वो तो जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप ही होगा। एग्जाम्पल ऑफ नल वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन। पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन विल बी नल वेक्टर, क्योंकि वो होगा ही है ना, जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप। क्योंकि ओरिजिन का एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट क्या होता है, सब जीरो होता है, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन इज ए नल वेक्टर। ठीक है, आगे चल रहे हैं। ये अभी तक जो डिस्कशन हुआ ना, उस पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन लिख रहा हूं। इफ टू vectors A and B are given as A vector equal to 0.1 I cap minus 0.2 J cap plus 0.3 K cap and B equal to x I cap। ये x लिखा है, मतलब x एक अननोन है, x की ही वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन में। एक्स आई कैप प्लस 0.1 जे कैप प्लस 0.2 k cap, then find the value of x if vector a plus 2b is a unit vector। Find the value of x if vector a plus 2b is a unit vector। हाँ, इसके बारे में सोचो। ठीक है, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ बस। हाँ देखो, ऐसे क्वेश्चन में ना जो प्रोसीजर होता है, हमें दो वेक्टर दिए हुए हैं, वेक्टर ए और बी दिए हैं। पहले ए प्लस टू बी वेक्टर निकाला जाता है। लेट ए प्लस टू बी वेक्टर इक्वल टू सी।
मतलब ए प्लस टू बी वेक्टर को कोई तीसरा वेक्टर सी मान लिया। पहले अपने को सी निकालना पड़ेगा। सी वेक्टर देखो, सी किस तरीके से निकलेगा। ए प्लस टू बी है ना। ए प्लस टू बी वेक्टर का मतलब क्या है कि वेक्टर ए में ट्वाइस ऑफ वेक्टर बी ऐड कर रहे हैं। उसका मीनिंग ये होगा 0.1 आई कैप माइनस 0.2 जे कैप प्लस 0.3 के कैप प्लस 2 एक्स आई कैप प्लस 0.1 जे कैप प्लस 0.2 के कैप। ठीक है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, वेक्टर ए में टू टाइम्स वेक्टर बी ऐड कर रहे हैं। अब देखो ये वेक्टर बी डबल किया जा रहा है, इसका मतलब क्या होता है। एक वेक्टर को अगर डबल कर रहे हैं, इसका मीनिंग ये होता है कि ये टू अंदर सारे वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब टू जब एक्स से मल्टीप्लाई होगा 2 एक्स आई कैप बनेगा। टू जब इससे मल्टीप्लाई होगा 0.2 जे कैप बनेगा। टू जब इधर से मल्टीप्लाई होगा 0.4 के कैप बनेगा। उसके बाद क्या होगा, हमने इस वेक्टर को इस वेक्टर में ऐड करना है ना। वेक्टर्स को ऐड करने का ये तरीका होता है, दोनों वेक्टर्स के आई कैप के कॉफिशिएंट आपस में ऐड कर दिए जाते हैं, जे कैप के कॉफिशिएंट आपस में ऐड कर दिए जाते हैं, और के कैप के कॉफिशिएंट्स आपस में ऐड कर दिए जाते हैं। तो ये बनेगा देखो, आई कैप के साथ 0.1 है, इधर आई कैप के साथ 2x, तो ये आएगा 0.1 प्लस 2x आई कैप। ठीक है। बाकी टर्म, यहाँ जे कैप के साथ -0.2 है, वहाँ जे कैप के साथ +0.2 है। ठीक है, क्योंकि ये 2 × 0.1 +0.2 हो गया ना। तो हमने देखा जे कैप तो गायब ही हो गया, 0 जे कैप। के कैप की बात करें, यहाँ के कैप का कॉफिशिएंट 0.3 है, और उस तरफ देखें 2 × 0.2 0.4। तो ये 0.3 प्लस 0.3 और इधर से मिला हुआ 0.4, 2 × 0.2 करके 0.4 आ गया ना। तो 0.3 प्लस 0.4 इट विल गिव 0.7 के कैप। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि a प्लस टू बी इज ए यूनिट वेक्टर, यानी कि a प्लस टू बी करके जो c वेक्टर हम निकाले, दिस मस्ट बी ए यूनिट वेक्टर। तो अब इसके यूनिट वेक्टर होने की कंडीशन निकाल देते हैं ना। इफ c is a यूनिट वेक्टर, देन c का मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। अगर c एक यूनिट वेक्टर है तो c का मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड 1 का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड का तो फार्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके मैग्नीट्यूड का फार्मूला 0.1 प्लस 2x, यानी कि x को आई कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप का कॉफिशिएंट तो है ही 0, के कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, इसका अंडर रूट इक्वल टू 1। ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करके रूट हट जाएगा। इसको सॉल्व करके x की जो वैल्यू आनी है आ जाएगी। ठीक है। मतलब जब मैं ऐसा क्वेश्चन क्लास में करवाता हूँ तो प्रॉपरली उसको सॉल्व करता हूँ, रफ पेज पे सॉल्व करता हूँ, बच्चों को कहता हूँ तुम आंसर निकालो। फिर प्रॉपरली चेक करते हैं कि बच्चों का आंसर आया या नहीं आया। इसके बाद मैं प्रॉपरली इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालता हूँ। ठीक है। तो इस रिकॉर्डिंग में मैं ऐसे कैलकुलेशन में नहीं जा रहा हूँ, बाकी जब क्लास में करते हैं तो सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल के देखते हैं कि कितने बच्चों की सही आई है या गलत आई है। ठीक है। आगे चल रहे हैं। हाँ, तो फिर इसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मल्टीप्लाइंग ए वेक्टर विद ए स्केलर। मतलब एक वेक्टर को किसी स्केलर या सिंपली एक वेक्टर को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, उस टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं। मल्टीप्लाइंग ए वेक्टर विद ए नंबर। नंबर का मतलब एक सिंपली एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसको फिगर की फॉर्म में फिगर के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसे। देखो, ये कोई वेक्टर है ए वेक्टर। ठीक है। ये वेक्टर ए वेक्टर। तो अगर अब मान लो हमें ए वेक्टर दिया है और हमने ना इस वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है,
इस वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब ये ए वेक्टर है, हमने 2A वेक्टर निकालना है, 2 टाइम्स A वेक्टर। तो देखो, वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो जो डायरेक्शन वेक्टर ए की है ना, वही डायरेक्शन 2A वेक्टर की होगी, वही डायरेक्शन 2A वेक्टर की होगी, मगर क्योंकि ये वेक्टर ए 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो वेक्टर की जो लेंथ है वो हम डबल कर देते हैं। अगर वेक्टर 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो वेक्टर की जो लेंथ है वो डबल कर देते हैं, डायरेक्शन सेम रहेगी। वेक्टर ए की जो डायरेक्शन है वही 2A वेक्टर की डायरेक्शन रहेगी, लेंथ डबल हो जाएगी। ठीक है, लेंथ मतलब टेल और हेड के बीच का डिस्टेंस डबल कर देंगे, तो डायरेक्शन वही रखेंगे। ये ये वेक्टर हो जाएगा 2A वेक्टर। लेंथ मैंने लगभग डबल कर दी है। ठीक है, मतलब अंदाजे से डबल कर दी है, बट अगर इसको अप टू स्केल ड्रॉ किया जाए, प्रॉपर ढंग से ड्रॉ किया जाए, तो लेंथ इसकी, मतलब स्केल यूज करके अगर ड्रॉ करें तो लेंथ एग्जैक्टली हाफ होगी, सॉरी एग्जैक्टली डबल होगी। ठीक है। हाँ, तो वेक्टर ए का इस्तेमाल करके 2A वेक्टर ड्रॉ कर लिया। अब चलो हाफ इंटू ए करते हैं, हाफ इंटू ए। एक वेक्टर को अगर हम 1/2 से मल्टीप्लाई करें, यानी वेक्टर को 2 से डिवाइड कर दें, 1/2 से मल्टीप्लाई करें, तो डायरेक्शन तो सेम रहेगी, डायरेक्शन सेम रहेगी, लेंथ हाफ हो जाएगी उस केस में। तो वेक्टर A/2 ये होता, ये वेक्टर A/2 ये लिखेंगे, मतलब वेक्टर ए हाफ हो गया। वेक्टर ए हाफ होने का मतलब है कि मैग्नीट्यूड तो, सॉरी, डायरेक्शन तो सेम रही, डायरेक्शन सेम रही, मैग्नीट्यूड हाफ हो गया, वेक्टर की लेंथ आधी रह गई। ठीक है। और हाँ, वेक्टर को माइनस नंबर से भी मल्टीप्लाई, ये तो पॉजिटिव नंबर से किया ना, +2 से मल्टीप्लाई किया, +1/2 से मल्टीप्लाई किया। वेक्टर को अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें, जैसे ये वेक्टर ए है ना, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, वेक्टर ए को -1 से मल्टीप्लाई करके वो -A वेक्टर बन जाता है। देखो, वेक्टर को माइनस से मल्टीप्लाई करने का मतलब है डायरेक्शन का रिवर्सल, वेक्टर को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने का मतलब डायरेक्शन उल्टी हो गई। ये वेक्टर ए है ना, -A वेक्टर ऐसे होता है, -A, मैग्नीट्यूड सेम रखेंगे, डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे, मतलब ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल होगी, डायरेक्शन रिवर्स कर दी। ठीक है। तो वेक्टर को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने का मतलब है वेक्टर की डायरेक्शन रिवर्स हो गई। और अगर -2A वेक्टर होता, -2A वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में होता, लेंथ डबल होती है उसकी। ठीक है, -2A वेक्टर ए वेक्टर के ऑपोजिट है और लेंथ उसकी डबल है। तो इस तरीके से हम वेक्टर को एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। बाकी एक ना प्रॉपर्टी होती है वेक्टर की, वो मैं नोट की फॉर्म में लिख देता हूँ। नोट, इफ ए वेक्टर इज shifted parallel to itself, then this vector remains same. If a vector is shifted parallel to itself, then this vector remains same। इसका मतलब क्या है? एक वेक्टर को अगर पैरेलल टू इटसेल्फ शिफ्ट करें ना, तो ये वेक्टर सेम रहता है। मीनिंग देखो, अगर ये वेक्टर ए है, ठीक है, अगर ये वेक्टर ए, इस वेक्टर को पैरेलल टू इटसेल्फ शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब ये वेक्टर ए है ना, तो एग्जैक्टली इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दें सेम लेंथ की, वो भी वेक्टर ए ही होगा। एक वेक्टर को पैरेलल टू इटसेल्फ शिफ्ट कर सकते हैं। अच्छा, पैरेलल का मतलब ऐसे आगे पीछे भी हो जाता है। अगर ये वेक्टर ए है तो ये इसको आगे ले गए, तो ये तीसरा ये वाला वेक्टर भी ए होगा। आइडिया पता है क्या है? वेक्टर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। ठीक है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। तो अगर हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड वही रखे हुए हैं, वेक्टर का मैग्नीट्यूड वही रखा है, लेंथ ऑफ एरो वही रखा है, और डायरेक्शन भी वही रखी है, मतलब जिस डायरेक्शन में ये पॉइंट कर रहा है उसी डायरेक्शन में तो ये दोनों पॉइंट कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड भी सेम रखा, डायरेक्शन भी सेम रखी, तो वेक्टर तो सेम ही रहेगा। ठीक है। अगर ये वेक्टर ए है तो ये दोनों भी ए है। पीछे भी पुल कर सकते हैं, देखो ये वेक्टर ए है ना, तो ये वाला भी ए ही होगा, ऐसे पीछे भी पुल कर सकते हैं वेक्टर को, ये सारे वेक्टर ए हैं। तो एक वेक्टर को पैरेलल टू इटसेल्फ शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, पैरेलल टू इटसेल्फ शिफ्ट कर सकते हैं, और वेक्टर उसमें चेंज नहीं होता, ये सारे वेक्टर वेक्टर ए ही हैं, सारे वेक्टर इक्वल हैं। ठीक है, आगे चल रहा है।
हाँ। अब इसके बाद अच्छा, हमने थोड़ी देर पहले यूनिट वेक्टर डिस्कस किया था। यूनिट वेक्टर कौन सा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है? मैं दोबारा लिख रहा हूँ। ए यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1। A unit vector is a vector having magnitude equal to 1। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड। अब एक और काम होता है, मतलब किसी एक वेक्टर के अलोंग भी यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। अगर हमें कोई वेक्टर दिया हुआ है, उस वेक्टर के अलोंग एक यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो चीज़ें। टू फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग ए गिवन वेक्टर ए to find a unit vector along a given vector A। पहली बात, किसी वेक्टर के along यूनिट वेक्टर अगर ड्रॉ करें, उसका सिंबल क्या होता है? देखो, यूनिट वेक्टर along वेक्टर A इज, सिंबल देख लो। किसी वेक्टर के along यूनिट वेक्टर हो ना, तो वो वेक्टर का सिंबल लिखते हैं, मतलब ए, वेक्टर का नाम लिखा ए। प्रॉपर जो वेक्टर होता है उसके ऊपर एक एरो बनाते हैं, यूनिट वेक्टर के ऊपर ना ऐसे कैप बना देते हैं, कैप। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए इज ए कैप। अब इसका फार्मूला क्या है? फार्मूला, ए कैप निकालना है ना, एक वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर। देखो, ये कोई वेक्टर है ए वेक्टर, हमने इस वेक्टर के अलोंग एक यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर क्या होता है? देखो, एक वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर वो वेक्टर है जो इसी वेक्टर की डायरेक्शन में होगा। इस वेक्टर ए के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है ना, उसका मतलब क्या है? वो यूनिट वेक्टर इसी डायरेक्शन में होगा, मगर उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। ठीक है, वेक्टर ए के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है, उसकी डायरेक्शन वेक्टर ए के अलोंग ही होगी, मगर उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। अब उसके लिए हम क्या करेंगे? देखो, एक वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालने के लिए ना, उस वेक्टर को उसके खुद के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। अगर एक वेक्टर को उसके खुद के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, तो इस वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर आ जाएगा। उसका लॉजिक समझ रहे हैं? देखो, मान लो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड था 7। ठीक है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 7 था, तो 7 लेंथ के वेक्टर को अगर 7 से ही डिवाइड कर दें, मैं बड़ा सिंपल लॉजिक दे रहा हूँ। देखो, जैसे ये वेक्टर ए था, तो a/2 कैसे निकाला था? इसी डायरेक्शन में इसकी लेंथ हाफ कर दी थी ना। ये वेक्टर ए था, हमने a/2 कैसे निकाला? इसी डायरेक्शन में इस वेक्टर की लेंथ हाफ कर दी, तो a/2 हो गया। यानी कि इस वेक्टर को अगर 2 से डिवाइड कर दिया तो लेंथ इसकी हाफ रह गई। ठीक है, तो हम ऐसा कर रहे हैं, एक ऐसा वेक्टर जिसका लेंथ मान लो 7 है, एग्जाम्पल, एक ऐसा वेक्टर जिसकी लेंथ 7 है, अगर उस वेक्टर को 7 से ही डिवाइड कर दें, तो लेंथ तो 1 रह जाएगी ना। जैसे एक वेक्टर को अगर 2 से डिवाइड कर दिया तो वेक्टर की लेंथ हाफ रह गई, हमने डिस्कस किया था पहले। वैसे ही एक वेक्टर अगर उसकी लेंथ 7 है, तो वेक्टर को 7 से डिवाइड कर दें, 7 को 7 से डिवाइड कर दें तो 1 ही तो आता है। ठीक है, वेक्टर की लेंथ अगर 7 है, वेक्टर को अगर 7 से डिवाइड कर दें, 7 को 7 से डिवाइड कर दें तो वैल्यू 1 आती है। तो इस वेक्टर को अगर इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें ना, तो इसके अलोंग यूनिट वेक्टर आ जाता है। इसीलिए एक वेक्टर के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है, वो वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके ना, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके उस वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर आ जाता है। ठीक है, तो बस यही इसका फार्मूला है। और वैसे देखो, हमने आई कैप जे कैप के कैप क्या बोले थे? यूनिट वेक्टर्स। तो वो एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस। देखो, आई कैप यूनिट वेक्टर ही तो है अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि आई के ऊपर कैप है। आई के ऊपर कैप यानी मैग्नीट्यूड 1, तो एक्स एक्सिस के अलोंग 1 मैग्नीट्यूड का वेक्टर आई कैप। वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर जे कैप, ऊपर कैप लगा रखी है।
कैप का मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 है, जे कैप का मतलब अलोंग वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो जे कैप है। के कैप, कैप का मतलब यूनिट वेक्टर, मतलब, और के का मतलब अलोंग, आई का मतलब होता है अलोंग एक्स एक्सिस, जे का मतलब है अलोंग वाई एक्सिस, के का मतलब है अलोंग जेड एक्सिस, और ऊपर कैप लगाने का मतलब है यूनिट वेक्टर। तो आई कैप मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग वन मैग्नीट्यूड का वेक्टर, जे कैप मतलब वाई एक्सिस के अलोंग वन लेंथ का वेक्टर, के कैप मतलब जेड एक्सिस के अलोंग वन लेंथ का वेक्टर। ठीक है, हाँ। तो यूनिट वेक्टर अलोंग ए गिवन वेक्टर इज वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। आगे चल रहे हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्वेश्चन, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, ये नीचे लिख देता हूँ। क्वेश्चन, फॉर टू वेक्टर्स a इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस थ्री के कैप एंड b इक्वल टू टू आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस के कैप, फाइंड ए वेक्टर along vector b, find a vector along vector b that has same magnitude as that of vector a, that has same magnitude as that of vector a। ठीक है, हाँ करो जरा इसे सॉल्व। हाँ तो अब इसमें देखो, इसका जो सॉल्यूशन है, एक वेक्टर ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया है, ड्रॉ कर लेते हैं। ये कोई वेक्टर ए और ये कोई दूसरा वेक्टर बी। ठीक है, वेक्टर ए की वैल्यू दी है, वेक्टर बी की वैल्यू, फाइंड ए यूनिट वेक्टर अलोंग, सॉरी, फाइंड ए वेक्टर अलोंग वेक्टर बी दैट हैज सेम मैग्नीट्यूड एज दैट ऑफ वेक्टर ए। देखो, हमें बी के अलोंग एक ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड सेम एज दैट ऑफ वेक्टर ए हो। तो पहले ना हम बी के अलोंग जरा वन लेंथ का वेक्टर ले आते हैं, क्योंकि देखो, हमारा जो रिक्वायर्ड वेक्टर है वो बी के अलोंग होना चाहिए। हमें एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो वेक्टर बी के अलोंग हो और उसका उसका मैग्नीट्यूड वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के बराबर हो। तो पहले बी की डायरेक्शन को तो पकड़ो, मतलब बी की जो डायरेक्शन है ना, बी के अलोंग पहले यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। उससे होगा क्या, बी के अलोंग यूनिट वेक्टर का मतलब डायरेक्शन तो उसकी बी के अलोंग है, बट मैग्नीट्यूड उसका वन है। बी के अलोंग यूनिट वेक्टर का मतलब है कि डायरेक्शन तो उसकी बी वेक्टर के अलोंग है बट मैग्नीट्यूड उसका वन है। मगर हमें बी के अलोंग वन मैग्नीट्यूड का वेक्टर नहीं चाहिए, बी के अलोंग वन मैग्नीट्यूड का वेक्टर नहीं चाहिए, हमें वो वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड सेम एज दैट ऑफ वेक्टर ए हो। ठीक है, तो थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहला पहले ऐसे कर लेते हैं, हमें बी वेक्टर के अलोंग एक वेक्टर चाहिए ना जो क्वेश्चन में लिखा है, तो पहले बी वेक्टर के अलोंग जरा वन मैग्नीट्यूड का वेक्टर ले आते हैं। फर्स्ट फाइंड ए यूनिट वेक्टर
along vector b. Find a unit vector along vector b. तो ये b कैप इक्वल टू b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b, मतलब ये हमने फार्मूला डिस्कस किया था, ठीक है। तो b वेक्टर क्या है? 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये आ जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप अपॉन 3, ठीक है। दिस इज यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर बी, मगर हमें वेक्टर बी के अलोंग यूनिट वेक्टर नहीं चाहिए था। हमें तो वेक्टर बी के अलोंग वो वेक्टर चाहिए था जिसका मैग्नीट्यूड सेम एज दैट ऑफ वेक्टर ए हो। तो ऐसा करते हैं, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट, वेक्टर ए ही है ना, i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, तो इसका 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये बन गया √11, ठीक है। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है √11, तो हमें क्या चाहिए? हमें वेक्टर बी के अलोंग ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड सेम एज दैट ऑफ वेक्टर ए हो। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 11, √11। हमने बी के अलोंग एक यूनिट वेक्टर तो निकाल लिया जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, मगर हमें तो बी के अलोंग √11 मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए। तो हमने तो अभी वेक्टर का वो नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन डिस्कस किया था। तो हमने बी के अलोंग एक ऐसा वेक्टर निकाल लिया जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, मगर हमें इसी डायरेक्शन में √11 मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए। तो हम क्या करेंगे? बी के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसको √11 से मल्टीप्लाई कर दो। बी के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसको √11 से मल्टीप्लाई करके इसी डायरेक्शन में √11 मैग्नीट्यूड का वेक्टर आ जाएगा। तो प्रोसीजर ये है जो फॉलो करते हैं। रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वल टू बी के अलोंग यूनिट वेक्टर, ठीक है। बी के अलोंग यूनिट वेक्टर बी कैप इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, क्योंकि बी के अलोंग हमें वो वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड √11 हो। ये बी कैप तो बी के अलोंग एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, हमें तो √11 का मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर चाहिए। तो बी के अलोंग यूनिट वेक्टर को मैग्नीट्यूड ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप अपॉन 3 इंटू √11, ठीक है। ये इसका आंसर है। बाकी √11 आगे लिख देंगे, √11/3 अलग से लिख देंगे, वो अलग बातें हैं, मगर वेक्टर यही है, हमारा आंसर यही है, ठीक है। इसके बाद आगे चलेंगे। इसको रब कर रहा हूं मैं। हाँ, अगला टॉपिक वेक्टर्स के लिए ना, वो एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, ये लिख लो। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो ये वेक्टर का कंपोनेंट क्या होता है, पहले इसके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर का मतलब क्या है? देखो, कंपोनेंट का मतलब होता है इफेक्ट। एक वेक्टर का किसी एक डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है ना, इसका मतलब है उस वेक्टर का दूसरी डायरेक्शन में इफेक्ट देख रहे हैं, ठीक है। अभी मैं लिख रहा हूँ, बाकी स्टेप बाय स्टेप आगे चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, component of a vector along a
डायरेक्शन इंडिकेट्स effect of vector in that direction. Component of a vector along a direction indicates effect of vector in that direction. हाँ, अब इसका मतलब क्या है, थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, ठीक है। मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट इस एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है। एक्स वाई प्लेन में ऑब्जेक्ट कुछ इस लाइन के अलोंग जा रहा है, इसकी कुछ वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी v। और इसकी जो वेलोसिटी है ना, एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा फॉर्म कर रही है, ठीक है। अब ये कंपोनेंट क्या है, देखो। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग ए डायरेक्शन इंडिकेट्स इफेक्ट ऑफ वेक्टर इन दैट डायरेक्शन। इसका मतलब ये है, इस वेलोसिटी का ना, इस वेलोसिटी का एक्स एक्सिस के अलोंग एक इफेक्ट होगा। इस वेलोसिटी का जो इफेक्ट एक्स एक्सिस के अलोंग होता है, उसको इस वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कह सकते हैं। और इस वेलोसिटी का जो इफेक्ट वाई एक्सिस के अलोंग है, उसको इस वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट बोल सकते हैं। अब ये इफेक्ट का मतलब क्या है, देखो। अगर एक पार्टिकल इस लाइन के अलोंग मूव कर रहा है, तो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। एक टाइम इंस्टेंट पे पार्टिकल इस पॉइंट पे था, फिर थोड़ी देर के बाद वो मूव करके इधर चला गया, और थोड़ी देर के बाद इधर, फिर इधर, फिर इधर। अब अगर हम ध्यान से देखें ना, एक्चुअली तो पार्टिकल इस लाइन के अलोंग मूव कर रहा है, रियलिटी में पार्टिकल इस लाइन के अलोंग मूव कर रहा है, मगर जब पार्टिकल इधर था उसका एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ, इधर पहुंच गया एक्स कोऑर्डिनेट इधर, इधर पहुंच गया एक्स कोऑर्डिनेट इधर, इधर पहुंच गया एक्स कोऑर्डिनेट इधर। कहने का ये मतलब है, जैसे जैसे पार्टिकल इस लाइन के अलोंग जा रहा है ना, मगर उस पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट भी बढ़ता जा रहा है। एक्स कोऑर्डिनेट जो इसका बढ़ रहा है ना, वो वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट की वजह से बढ़ रहा है। मतलब हम ये कहेंगे कि वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में है, मगर इस वेलोसिटी का एक एक्स कंपोनेंट है। इस वेलोसिटी का एक एक्स कंपोनेंट है, और उसी एक्स कंपोनेंट की वजह से इसका एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ता जा रहा है। कंपोनेंट का ये मतलब होता है, ठीक है। हाँ, अब देखो, जैसे जैसे ये पार्टिकल इस लाइन पे जा रहा है, जिस इंस्टेंट पे पार्टिकल इस पॉइंट पे था, इसका वाई कोऑर्डिनेट इधर, जब पार्टिकल इधर था वाई कोऑर्डिनेट इधर, पार्टिकल इधर वाई कोऑर्डिनेट इधर, पार्टिकल इधर वाई कोऑर्डिनेट इधर। तो पार्टिकल तो इस लाइन के अलोंग मूव कर रहा है, मगर पार्टिकल का वाई कोऑर्डिनेट भी बढ़ता जा रहा है। तो पार्टिकल का जो वाई कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है ना, वो इसकी वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट की वजह से बढ़ रहा है, ठीक है। यानी कि पार्टिकल की वेलोसिटी v जो है, उसके दो कंपोनेंट्स हैं, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस एंड वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस की वजह से इस पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट इंक्रीज करता जा रहा है। वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस की वजह से इस पार्टिकल का वाई कोऑर्डिनेट इंक्रीज करता जा रहा है। तो अब जरा इन कंपोनेंट्स की वैल्यूज निकाल रहे हैं, फार्मूले ऑब्टेन कर रहे हैं। देखो, ये वेलोसिटी v, इस वेलोसिटी का x कंपोनेंट vx, और वेलोसिटी का y कंपोनेंट vy, ठीक है। तो बस वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के कंपोनेंट्स की वैल्यू आ जाती है, कोई बड़ा काम नहीं है। एक ऐसे कुछ रेक्टेंगल सा बना लेते हैं। अगर अगर ये vy है, तो ये भी vy होगा, ठीक है। और ये बेस पे तो vx है ही। तो राइट एंगल ट्रायंगल से तो हमें क्लियर रिलेशंस दिखाई दे रहे हैं। इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, वी वाई अपॉन वी जो है ना, ये वी वाई अपॉन वी तो साइन थीटा है राइट एंगल ट्रायंगल में। यानी कि वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज वी साइन थीटा। वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज वी साइन थीटा, ठीक है। ऐसे ही हमने एक्चुअली ये वी एक्स भी निकालना है, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालना है। फिर इस राइट एंगल ट्रायंगल को ऑब्जर्व कर लेते हैं। इस राइट एंगल ट्रायंगल में वी एक्स अपॉन वी क्या है, कॉस थीटा। राइट एंगल ट्रायंगल में वी एक्स अपॉन वी है कॉस थीटा, तो वी एक्स आ गया वी कॉस थीटा के इक्वल। यही तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। तो इस वेलोसिटी का इस वेलोसिटी का एक्स एक्सेस के अलोंग कंपोनेंट है वी कॉस थीटा, इस वेलोसिटी का वाई एक्सेस के अलोंग कंपोनेंट है वी साइन थीटा।
तो हमने वी वाई निकाल लिया, वी एक्स निकाल लिया। ठीक है। वैसे ना एक और फार्मूला होता है। कई बार कई बार हमें किसी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पता होंगे। वैसे हाँ, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से एक बात हमें ये बोलनी डिस्कस करनी चाहिए कि मैं वर्ड कंपोनेंट्स बोले जा रहा हूँ, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। पूरा नाम तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है। तो इन कंपोनेंट्स को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्यों कहते हैं? इन कंपोनेंट्स को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्यों कहते हैं? रेक्टेंगल वर्ड क्यों यहाँ यूज हो रहा है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स? एनी आइडिया? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्यों बोला जाता है इन्हें? रेक्टेंगल में हर एंगल 90 डिग्री होता है। रेक्टेंगल में हर एंगल 90। तो ये देखो ना, ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये रेक्टेंगल ही तो है। इट इज ए रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल है। ये सारे एंगल इसके 90 डिग्री हैं, इसीलिए इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोलते हैं। किसी को लगे कि स्क्वायर में भी तो सारे एंगल 90 होते हैं, स्क्वायर कंपोनेंट क्यों नहीं बोलते हैं? स्क्वायर कंपोनेंट नहीं बोलेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ही बोलेंगे, क्योंकि स्क्वायर कंपोनेंट, स्क्वायर तो ये तब बनेगा जब वी एक्स इक्वल टू वी वाई। क्योंकि श्योरिटी थोड़ी है वी एक्स इक्वल टू वी वाई हो। वो सिर्फ एक केस में वी एक्स इक्वल टू वी वाई होगा, पता है कब? जब थीटा 45 हो। थीटा 45 डिग्री होगा तो वी साइन 45, वी कॉस 45 इक्वल हो गया, वी एक्स और वी वाई इक्वल हो गए। वो तो स्पेशल केस हुआ ना। अगर ये थीटा 45 है तब ये स्पेशल केस बन गया स्क्वायर कंप्लीट होने का। अरे हम तो जनरल आंसर देंगे, जनरल नाम लिखेंगे। तो जनरल नाम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्यों है? क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल एक्चुअली एक रेक्टेंगल बन जाता है, यानी कंपोनेंट्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। हाँ, एक और बात मैं ये कह रहा था, कई बार क्वेश्चंस में ना, कई बार क्वेश्चंस में हमारे पास वाई और एक्स कंपोनेंट होंगे किसी भी वेक्टर के। अगर दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट दिए और वेक्टर का खुद का मैग्नीट्यूड निकालना है, वेक्टर के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमें पता है और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, उसके लिए क्या करते हैं देखो। अगर हम इसको इक्वेशन 1 और 2 बोले ना, अगर हम स्क्वायर एंड ऐड कर दें, अगर हम स्क्वायर और ऐड कर दें तो वी वाई स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, ये हो जाएगा वी स्क्वायर। कंक्लूजन ये आ रहा है कि एक वेक्टर का अपना जो मैग्नीट्यूड है ना, वो रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर होता है। एक वेक्टर का खुद का मैग्नीट्यूड रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, मतलब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जरूरी नहीं है, वेलोसिटी की बात हो रही है, किसी भी वेक्टर की बात हो रही है। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को स्क्वायर और ऐड करके ऐसे रूट ले लें तो प्रॉपरली वो वेक्टर का खुद का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है। तो ये था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब देखो, अब इनके थोड़े और एप्लीकेशंस में जाए ना, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा फिगर यूं ही बनी होगी। ये वेलोसिटी है, ये एंगल थीटा निकालने हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ये वेक्टर टेढ़े मेढ़े भी होते हैं। वेक्टर टेढ़े मेढ़े इधर उधर भी जा रहे होते हैं, तो उनके कंपोनेंट्स भी निकालना आना चाहिए। देखो, एक रूल है, रूल की फॉर्म में याद रख सकते हैं। अगर कोई वेक्टर अपने को वी दे रखा है ना, तो थीटा एंगल वाली साइड जो उसका कंपोनेंट होता है वो कॉस थीटा वाला होता है। थीटा एंगल वाली साइड जो कंपोनेंट होता है वो कॉस थीटा वाला होता है। और ये कॉस थीटा के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होता है वो साइन थीटा वाला होता है। ठीक है। कॉस थीटा के परपेंडिकुलर डायरेक्शन का कंपोनेंट में साइन थीटा आता है। तो इसके अब कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं। एग्जांपल्स देखो, अब कोई वेक्टर ऐसे है मान लो। ठीक है। कोई वेक्टर ऐसे नीचे की तरफ है, इसके दो कंपोनेंट ये ए एक्स और एक नीचे ए वाई। ये एंगल दे रखा है थीटा। अब हमने कंपोनेंट्स लिखने हैं। ये जो वेक्टर ए है ना, इसके कंपोनेंट्स लिखने हैं, ए एक्स क्या है और ए वाई क्या है। तो अभी हमने डिस्कस किया वेक्टर का थीटा वाली साइड जो कंपोनेंट जाता है, एक वेक्टर का थीटा वाली साइड जो कंपोनेंट जाता है उसमें कॉस थीटा होता है। तो ये जो ए है ना, इसका थीटा वाली साइड जो कंपोनेंट जाएगा उसमें ए कॉस थीटा लिखेंगे, और उसके परपेंडिकुलर वाली साइड जो कंपोनेंट जाएगा उसमें ए साइन थीटा लिखते हैं। ठीक है। और कुछ अगर एग्जांपल लें, कोई वेक्टर ऐसे है, ठीक है, और इसके ऐसे दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाने हैं। ये एंगल थीटा दिया है। ठीक है।
अगर ये एंगल थीटा दिया है, ये वेक्टर ए, ये एंगल थीटा, ये वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की तरफ वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, बताओ। ये नीचे की तरफ जो होगा ना, कॉस थीटा वाला होगा, ए कॉस थीटा। क्योंकि थीटा वाली साइड जो कंपोनेंट होता है एक वेक्टर का, थीटा वाली साइड जो कंपोनेंट होता है वो ए कॉस थीटा होता है, ठीक है। और कॉस थीटा के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट जाता है वो साइन थीटा वाला होता है। तो ए कॉस थीटा के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट जाएगा वो ए साइन थीटा होगा, ठीक है। ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, तो इस तरीके से हम कंपोनेंट्स लेते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है। एक एग्जांपल ले रहे हैं, क्वेश्चन ले रहे हैं, ये रब कर रहा हूं मैं। हाँ, क्वेश्चन नोट कर लो। एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, एक ऑब्जेक्ट ना ओरिजिन पे रखा हुआ है, ठीक है। ओरिजिन पे एक ऑब्जेक्ट है और इस पे ना मल्टीपल फोर्सेस लग रही हैं। एक फोर्स इस तरफ लग रही है एफ एंगल थीटा पे, और एक फोर्स इस तरफ लग रही है 3 न्यूटन, मतलब वाई एक्सेस के अलोंग। एक फोर्स इस तरफ लग रही है, ये नेगेटिव एक्स एक्सेस के अलोंग। और एक फोर्स ऐसे लग रही है 60 डिग्री एंगल पे, ये फोर्स है लेटस से 6√3 न्यूटन। 6√3 न्यूटन, ठीक है, ये 6√3 न्यूटन लिखा है। 6√3 न्यूटन। या इसको 8√3 कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा मतलब पर्पज है कि क्वेश्चन थोड़ा हमारा ढंग से सॉल्व हो जाए। हाँ, तो क्वेश्चन है क्या वैसे, तो यानी कि यहाँ पे हमने 4 फोर्सेस दिखा दी, 1 2 3 4। ए पार्टिकल प्लेस्ड एट origin is in equilibrium, is in equilibrium under the effect of four forces shown, is in equilibrium under the effect of four forces shown. Find value of f and theta. Find value of f and theta, ठीक है। ये सोचो इसके बारे में, जस्ट 1 मिनट में आ रहा हूँ अभी। हाँ, कंटिन्यू कर रहे हैं, देखो।
इस क्वेश्चन में ना कुछ नई चीजें होंगी बच्चों के लिए, कुछ देयर वुड बी समथिंग न्यू। एक तो ये कि ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम क्या होता है? देखो, वैसे बच्चे, आई थिंक कुछ बच्चों को पता होगा, इक्विलिब्रियम का मतलब है स्टेशनरी होना, रुका हुआ होना। ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया है कि ये चार फोर्सेस लग रही हैं, 1 2 3 4, बट दिस ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब हिल नहीं रहा है। ठीक है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। तो ये आपको ना पता होगा शायद, एक ऑब्जेक्ट मूव कब नहीं करता है? जब उस पर नेट फोर्स जीरो होती है। एक ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा जब उस पर नेट फोर्स जीरो हो। तो ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा है ना ओ पर, इस पे नेट फोर्स जीरो होगी, तभी ये मूव नहीं कर रहा होगा। नेट फोर्स क्या होती है? ये चारों फोर्सेस का रिजल्टेंट होगी। नेट फोर्स इन चारों फोर्सेस का रिजल्टेंट होगी, और वो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। मगर रिजल्टेंट तो अभी हमने बात ही नहीं की है। रिजल्टेंट क्या होता है हमें नहीं पता है, अभी तक तो क्लास में डिस्कस नहीं हुआ ना। ठीक है। तो जो हमें पता है प्रेजेंटली, उसी के बेस पे सॉल्व करना है। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है? ऐसा क्वेश्चन ना कंपोनेंट्स के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वाला टॉपिक चल रहा है ना, उसका इस्तेमाल करके ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। किस तरीके से सॉल्व करेंगे? देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, ये मैं लिख रहा हूँ, फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी इन इक्विलिब्रियम इन ए प्लेन, it is it is sufficient to check that object is in equilibrium along two mutually perpendicular directions, along two mutually perpendicular directions। हाँ, for an object to be in equilibrium in a plane, it is sufficient to check that object is in equilibrium along two mutually perpendicular directions। मीनिंग तो अपने आप में क्लियर ही है। देखो, फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी इन इक्विलिब्रियम इन ए प्लेन, ये ऑब्जेक्ट पूरे एक्स वाई प्लेन में इक्विलिब्रियम में है। मतलब एक्स वाई प्लेन में कहीं लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कहीं नहीं जा रहा है, यानी ये ऑब्जेक्ट पूरे एक्स वाई प्लेन में इक्विलिब्रियम में है। किसी एक प्लेन में इक्विलिब्रियम को चेक करने के लिए इट इज सफिशिएंट टू चेक इट इज सफिशिएंट टू चेक दैट ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम अलोंग टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन यहाँ एक्स और वाई एक्सिस ले सकते हैं। हम सेपरेटली चेक करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस के अलोंग इक्विलिब्रियम में हो। एक्स एक्सिस के अलोंग इक्विलिब्रियम में, यानी कि ना ये ऑब्जेक्ट राइट पे जा रहा है, ना ये ऑब्जेक्ट लेफ्ट पे जा रहा है, उसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है। अब देखो, अगर हम इक्विलिब्रियम अलोंग एक्स एक्सिस चेक कर लें कि चलो ऑब्जेक्ट लेफ्ट राइट नहीं जा रहा है, मगर क्या पता ऊपर नीचे चला जाता। लेफ्ट राइट तो नहीं जा रहा है, मगर क्या पता ऊपर नीचे चला जाता। तो हमें ऊपर नीचे के लिए भी चेक करना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट ऊपर या नीचे भी नहीं जा रहा है। ठीक है। तो इक्विलिब्रियम अलोंग एक्स एक्सिस चेक करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट लेफ्ट और राइट ना जाए, और उसके अलावा इक्विलिब्रियम अलोंग वाई एक्सिस चेक करते हैं कि ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे भी ना जाए। तो फिर ना ये लेफ्ट राइट जा रहा है, ना ऊपर नीचे जा रहा है, इसका मतलब पक्की बात है ये रेस्ट पे है। ठीक है। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं कि एक प्लेन में वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है ना, तो उस ऑब्जेक्ट को सेपरेटली अलोंग टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस रेस्ट पे रहना उसका चेक किया जाता है। ये प्रोसीजर है। ठीक है। क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस अकेला चेक कर लोगे तो चलो लेफ्ट राइट तो नहीं जा रहा है, क्या पता ऊपर नीचे जा रहा हो वो ऑब्जेक्ट, तो ऊपर नीचे के लिए भी चेक कर लो। तो ना लेफ्ट राइट जा रहा है, ना ऊपर नीचे जा रहा है, इसका मतलब ये है कि वो किसी जनरल डायरेक्शन में भी नहीं जा रहा होगा। समझ रहे हो? मतलब किसी बच्चे के माइंड में आए कि सर हमने हॉरिजॉन्टल ना जाने को चेक कर लिया, वर्टिकल ना जाने को चेक कर लिया, क्या पता किसी एंगल पे चला जाए। नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। अगर वो किसी एंगल पे जाए कुछ वेलोसिटी से, तो उस वेलोसिटी का एक्स और वाई कंपोनेंट भी होंगे। अरे हमने तो एक्स और वाई को इंडिविजुअली जीरो कर दिया। अगर अलोंग एक्स एक्सिस इक्विलिब्रियम चेक कर रहे हैं, यानी वो हॉरिजॉन्टली कोई कंपोनेंट नहीं है उसके मोशन का। वाई एक्सिस के अलोंग इक्विलिब्रियम चेक कर रहे हैं, यानी वाई एक्सिस के अलोंग भी उसके मोशन का कोई कंपोनेंट नहीं है, यानी
उसका कोई भी मोशन इस पूरे प्लेन में नहीं होगा। ठीक है, ये थोड़ा मैंने जो बात बताई है ये थोड़ा डीप में जान ले जाने वाली बात है। जनरली हम पहले चैप्टर में हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड ये है कि कुछ चीज़ें डीप में आपको टाइम के साथ समझ में आएंगी, अपने आप आएंगी। ठीक है, मगर पहले चैप्टर में हम बहुत एक फंडामेंटल लेवल पे सब्जेक्ट को समझें, बेटर रहता है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट एक प्लेन में इक्विलिब्रियम में है तो हम उसको सेपरेटली अलोंग टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस इक्विलिब्रियम में चेक कर लेते हैं कि अलोंग एक्स एक्सिस वो इक्विलिब्रियम में हो और अलोंग वाई एक्सिस भी इक्विलिब्रियम में हो। ठीक है, बस इसको लिख के इक्वेशंस लिखनी है। फॉर इक्विलिब्रियम अलोंग एक्स एक्सिस, फॉर इक्विलिब्रियम अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? ऑब्जेक्ट पे जितनी फोर्स टूवर्ड्स राइट लग रही है उतनी फोर्स ही टूवर्ड्स लेफ्ट लगे। फोर्स एक्टिंग टूवर्ड्स राइट इक्वल टू फोर्स एक्टिंग टूवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, टूवर्ड्स राइट कौन कौन सी फोर्स लग रही है? देखो, इस एफ का एक कंपोनेंट है ना, टूवर्ड्स राइट एफ कॉस थीटा। टूवर्ड्स राइट इस पे फोर्स लग रही है एफ कॉस थीटा। वैसे और कोई फोर्स टूवर्ड्स राइट नहीं है। एफ कॉस थीटा टूवर्ड्स राइट है, बाकी जो फोर्सेस दिख रही हैं टूवर्ड लेफ्ट ही हैं। एक ये 2 न्यूटन फोर्स टूवर्ड लेफ्ट है। ठीक है, अब कोई ये ना सोचना कि 3 न्यूटन का भी तो लेफ्ट पे कंपोनेंट आएगा, ऐसा नहीं होता है। देखो, कोई फोर्स वाई एक्सिस के अलोंग हो तो उस फोर्स का एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट जीरो हो जाता है, क्योंकि उसका एक रीजन है। देखो, एक वेक्टर का ना हमेशा खुद के परपेंडिकुलर कंपोनेंट जीरो होगा। ये मैं लिखवा रहा हूँ प्रॉपरली, नोट। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग perpendicular to itself is zero. कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर along perpendicular to itself is zero, उसका रीजन समझ लो। देखो, एक ये वेक्टर है, उसका खुद के परपेंडिकुलर हमने कंपोनेंट लेना है। तो खुद के परपेंडिकुलर तो a cos थीटा इक्वल टू a cos 90 हो गया ना। a cos 90 हो गया, cos 90 तो जीरो होता है। तो एक वेक्टर का खुद के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है वो जीरो आ जाता है। ठीक है, और वैसे भी कॉमन सेंस की बात है, अगर ये वेक्टर मतलब ये फोर्स 3 न्यूटन है तो इसको क्या लिखेंगे? 3 j कैप लिखेंगे ना। ये वेक्टर 3 j कैप लिखेंगे, तो 3 j कैप में तो आई कैप का कॉफिशिएंट जीरो है। एक वेक्टर लिखा हमने 3 j कैप, तो उसमें आई कैप का कॉफिशिएंट यानी आई कैप के साथ तो जीरो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इसका एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट बन जाएगा जीरो। तो इस 3 न्यूटन का टूवर्ड लेफ्ट कोई कंपोनेंट नहीं है। हाँ, इस 8√3 का है। इस 8√3 का इस तरफ जो वो हमने डिस्कस किया था ना, 8√3 का इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो 8√3 साइन 60 डिग्री बनेगा, जो हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे। 8√3 साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री √3/2 होता है। 2 + 8√3 इंटू √3/2 12, ये आ गया एफ कॉस थीटा इक्वल टू 14। ठीक है, इसको लिख दिया फर्स्ट इक्वेशन। एफ कॉस थीटा की वैल्यू आई 15। हाँ, तो ये तो था फॉर इक्विलिब्रियम अलोंग एक्स एक्सिस। नाउ फॉर इक्विलिब्रियम अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अलोंग इक्विलिब्रियम का मतलब जितनी अपवर्ड फोर्स है उतनी ही डाउनवर्ड फोर्स लग रही हो इस पे। अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट। तो अब उस पे अपवर्ड फोर्स देखते हैं। एक तो इस एफ का ऊपर की तरफ कंपोनेंट है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, एफ साइन थीटा। अपवर्ड फोर्स एफ साइन थीटा प्लस, और ये आप देख सकते हो ये 3 न्यूटन तो वैसे ही पूरी की पूरी अपवर्ड है। 3 न्यूटन, मेरे अपवर्ड फोर्स इतनी है क्योंकि ये 2 न्यूटन तो टूवर्ड लेफ्ट है ना, इसका वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट जीरो होगा। ठीक है, तो 2 न्यूटन का वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट जीरो, और मतलब यही है बस, फिर अपवर्ड फोर्स तो यही रह गई। ये 8√3 का जो ये कंपोनेंट है ये डाउनवर्ड फोर्स है। 8√3 cos 60 डिग्री, 8√3 cos 60 डिग्री। ठीक है, cos 60 डिग्री होता है 1/2। तो इसके बेस पे हम देख रहे हैं
एफ साइन थीटा प्लस 3 इज 4√3। ठीक है। तो इसके बाद मैं उधर लिख रहा हूँ। हाँ। तो एफ साइन थीटा इक्वल टू 4√3 - 3, दिस इज इक्वेशन 2। ये बन गई इक्वेशन 2। तो अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। फर्स्ट इक्वेशन है एफ कॉस थीटा इक्वल टू 14, सेकेंड है एफ साइन थीटा इक्वल टू दिस। इस टाइप की इक्वेशंस फिजिक्स में बहुत बार आती हैं। इस टाइप की इक्वेशंस फिजिक्स में बहुत बार देखी जाती हैं कि एफ साइन थीटा की कुछ वैल्यू आ गई और एफ कॉस थीटा की कुछ वैल्यू आ गई। ठीक है। तो अब हमने इन दोनों इक्वेशन से एफ की वैल्यू और थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। एफ और थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो एफ की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या, ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है ऐसी दो इक्वेशंस को सॉल्व करने का। दोनों इक्वेशंस अगर हम स्क्वायर और ऐड कर दें ना, दोनों इक्वेशन स्क्वायर और ऐड करके एफ की वैल्यू आ जाती है। यानी कि अगर हम 1² + 2² कर दें, 1² + 2², फर्स्ट में है एफ कॉस थीटा, तो एफ कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस एफ साइन थीटा का स्क्वायर इक्वल टू ये इसका स्क्वायर 14² प्लस 4√3 - 3 का स्क्वायर। ठीक है। अब ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा, मतलब एफ स्क्वायर कॉमन हो गया। एफ स्क्वायर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर प्लस 4√3 - 3 का स्क्वायर। बस आ गया। दोनों तरफ रूट लेके एफ की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। मतलब वो आज वैसे क्लास में, जब एक्चुअल क्लास चल रही होती है, मैं इसको सॉल्व करके पूरा लास्ट में आंसर निकलवाता हूँ, सो दैट कैलकुलेशन भी तो पार्ट ऑफ लर्निंग है। एग्जाम में ये सारा कैलकुलेट करके ही तो आंसर आएगा। पता चला बच्चा कैलकुलेशन कर नहीं रहा है, कैलकुलेशन एरर्स की वजह से आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो क्या फ़ायदा मतलब क्वेश्चन तो गलत हो गया ना अल्टीमेटली। तो इसलिए क्लास में हम इसको पूरा सॉल्व करके फाइनल आंसर निकालते हैं और चेक करते हैं कि बच्चों का सही आया या गलत आया, कितने बच्चों का सही आया। ठीक है। अभी ये रिकॉर्डिंग में बस ऐसे लिख दिया। हाँ। और फिर अब थीटा निकालना है। टू फाइंड थीटा, देखो थीटा निकालने के मल्टीपल तरीके हैं। थीटा हाँ वैसे ना यहाँ पे एक वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, वो कई बार बच्चों को ना पता नहीं होते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, मैं ये अलग से बता रहा हूँ ऊपर। हाँ, कुछ होते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इफ साइन थीटा इक्वल टू 1/3, मान लो अगर साइन थीटा 1/3 है ना, तो हम ये लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3। ठीक है। इसे बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इफ tan थीटा अगर 1/2 है, तो हम थीटा को लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/2। दीज आर कॉल्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है। तो टू फाइंड थीटा हमने f निकाल लिया। ठीक है। f की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दें, यहाँ पुट कर दें, वहाँ f जाके डिवाइड हो जाएगा, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ सम क्वांटिटी आ जाएगा। वो आंसर भी ठीक है। और f की वैल्यू अगर यहाँ पुट की, cos थीटा इक्वल टू सम क्वांटिटी आ जाएगा, थीटा cos इनवर्स में आ जाएगा। ठीक है। मगर मगर ऐसे क्वेश्चंस में ना मोस्टली थीटा tan इनवर्स में दे रखा होता है। मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस में जो आंसर है या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसका करेक्ट ऑप्शन tan इनवर्स में दिया होता है। वो कैसे आता है, देखो दो इक्वेशंस आई ना, एफ कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, एफ साइन थीटा की वैल्यू आ गई, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं। इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करके tan थीटा की वैल्यू आ जाती है। अगर हम 2/1 कर दें, ठीक है, 2/1, अगर 2/1 करें ना, तो उसमें एफ साइन थीटा अपॉन एफ
कॉस थीटा, इट बिकम्स 4√3 - 3/14। ठीक है, एफ से एफ कट गया, एफ से एफ कट के फाइनल आंसर टेन थीटा इक्वल टू दिस क्वांटिटी होगी ना, आंसर लिख रहा हूँ फाइनली, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 4√3 - 3/14, ये इसका फाइनल आंसर है। ज्यादातर ऐसे क्वेश्चंस के आंसर टेन इनवर्स में दिए होते हैं, ठीक है, तो टेन इनवर्स में इसका आंसर इस फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एफ और थीटा की वैल्यू है। ठीक है, तो अभी इस पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग में मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, और अभी मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, एंजॉय योर डे, गुड बाय।